हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन और आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पुनः बाल मनोविज्ञान का एक नया मॉक टेस्ट लेके हाजिर हुआ हूं और इसमें एक बार फिर से वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इनको भी आप उतने ही तल्लीनता से तैयार करिए जितना कि इससे पहले आपने तैयार किया है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक आंकड़ा दिया हुआ है एक्स और एफ के पदों में और ये एक्स की वैल्यू 5, 4, 8, 15, 9 और 10 लिखा हुआ है और एफ में 2, 3, 6, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। फिर पूछा है कि यदि एक्स को पद कहते हैं, एक्स को पद माना गया है और एफ को बारंबारता माना जाए तो बहुलक का मान बताना है। मोड पूछा है कि मोड क्या होगा, मीडियन मोड होता है तो मोड पूछा हुआ है। दोस्तों, जब इस तरह का डेटा दिया रहे जैसे ये एक्स और एफ के पदों में है और इसमें आपसे पूछे कि बहुलक बताइए, तो बहुलक तो आप ये जानते हैं जैसे आंकड़ा दिया हो और आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही होता है बहुलक। वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक हो वही पद बहुलक के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 की बारंबारता 2 है, 4 की 3 है, 8 की 6 है, 15 की 2 है, 9 की 3 है, 10 की 4 है। तो मैंने कहा कि जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक हो वही होगा बहुलक। तो यहाँ पे सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 6 है, लेकिन 6 आंसर नहीं है, 6 आंसर नहीं है। 6 जिसकी बारंबारता है वो आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। जी हाँ, 8 आंसर है। तो यहाँ बहुलक 8 है क्योंकि 8 की बारंबारता सर्वाधिक है। तो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वही होता है बहुलक। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है खोज विधि के जनक कौन है? खोज विधि जिसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, इसके जनक कौन है? फ्रॉबेल है कि सुकरात है कि आर्मस्ट्रांग है किलपैट्रिक? आपने पढ़ा है और आपको याद होना चाहिए, आर्मस्ट्रांग है। जी हाँ, आर्मस्ट्रांग है। और खोज विधि की खास बात ये बताई गई है कि खोज विधि का प्रयोग मुख्यतः गणित विषय में होता है और पहेलियों को पूछने के लिए होता है, ऐसा उल्लेख आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं का प्रयोग हुआ है? ब्रेल लिपि जो पूर्ण रूप से अंधे बालकों के लिए होती है वो 6 बिंदुओं से यानी कि 6 पॉइंट से मिलके बनी होती है और ये ऐसे ही ऊर्ध्वाधर बिंदु होते हैं, ऐसे करके ऐसे 3 बिंदु इधर होते हैं और इसी के पैरेलल 3 बिंदु ऐसे होते हैं दोस्तों। तो ये जो है, ये जो 6 बिंदु का कॉन्सेप्ट है ये ब्रेल लिपि का है और इसमें सादे पेपर पे बिंदुओं को उभारा गया होता है। तो उभारा गया 6 बिंदु होता है ब्रेल लिपि का, तो ये आपको याद रखना है। और किसने आविष्कार किया? लुई ब्रेल ने। पूर्ण रूप से अंधे बालकों के लिए इस लिपि का प्रयोग होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। किस विधि में पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं? दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है और इसमें लोगों से गलतियां भी होती है, लेकिन आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि भाई पहले नियम बताया जाता है फिर जो है उदाहरण बताए जाते हैं। तो इस विधि को आपको समझना है कौन सी विधि है। ये आप जो है आगमन विधि है कि निगमन विधि है कि खोज विधि है कि प्रोजेक्ट विधि है, तो ये आपको डिसाइड करना है कौन सी विधि है और ये बहुत ही आसान है दोस्तों। तो दोस्तों, इस विधि का नाम है, आप जानते होंगे, पढ़ा है आपने, निगमन विधि है। जी हाँ, ये है निगमन विधि। और अगला है किसके अनुसार शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है? किसके अनुसार शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। शिक्षण को त्रिध्रुवीय बताया गया है जिसमें शिक्षक है, पाठ्यक्रम है, छात्र है। तो किसने बताया है? ये बताया स्मिथ महोदय ने। जी हाँ, स्मिथ ने बताया कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ऐसे आप कह सकते हैं। प्रतिभावान जो बालक है, प्रतिभावान बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। ये कथन है किसका है? कॉल्सनिक का है कि टर्मन का है कि गिलफोर्ड का है कि वुडवर्थ का है? दोस्तों, ये आपको बताना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं जिनका आपका आंसर देना होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है टर्मन।
कौन आंसर है जी? ये टर्मन है। टर्मन की ये डेफिनेशन है कि प्रतिभावान बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। किसका? ये टर्मन का है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिविहीन विकलांग संस्थान ये कहाँ? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय दृष्टिविहीन विकलांग संस्थान कहाँ है? ये है देहरादून में। याद रखिएगा दोस्तों, देहरादून में है। निकट दृष्टि दोष वाले छात्र को कक्षा में कहाँ बैठाना तर्कसंगत एवं उचित होगा? अब दोस्तों पहले तो ये पता होना चाहिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इससे समझ सकते हैं कि बच्चे को आगे की पंक्ति में बैठाना है कि पीछे की पंक्ति में कि बीचों बीच में कि कहीं भी, तो तर्क संगत होगा उसे आगे बैठाया जाए, क्योंकि नज़दीक की तो दिखाई देंगी, दूर की दिखाई नहीं देंगी। ये आपको ध्यान देना है। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व की परख के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने 10 प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने 10 प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की थी और उसमें प्रथम 5 प्रश्नों का उत्तर हाँ में देने पर व्यक्तित्व जो है वो अंतर्मुखी होता था और अंतिम 5 प्रश्नों का उत्तर हाँ में देने पर वो व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता था। ऐसा प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, बालक में चेतन मन को कौन व्यक्त करता है? इड की, ईगो की, सुपर ईगो की, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चेतन मन की बात कर रहा है। तो पहले चीज आपको बताया जा चुका है कि ये जो 3 व्यक्तित्व के स्वरूप है फ्रायड महोदय ने दिया है, और इड को इदम कहते हैं, ये अहम है, ये परम अहम है। ये आपका अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, ये अर्ध चेतन मन का, और ये चेतन मन का। तो पूछा क्या? चेतन मन क्या? सुपर ईगो यानी कि परम अहम। साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। ये कथन किसका है? ये मॉर्गन मोरे का है कि वुडवर्थ का है कि वॉटसन का है कि क्रो एंड क्रो का है? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये वुडवर्थ का है डेफिनेशन, और ये व्यक्तित्व परीक्षण से रिलेटेड है। साक्षात्कार विधि द्वारा व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, तो उसी से ये डेफिनेशन ली गई है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण कैट का पूर्ण नाम क्या है? CAT चिल्ड्रन एप्टीट्यूड टेस्ट है कि चिल्ड्रन चाइल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर चाइल्ड परसेप्शन ट्रेनिंग है कि चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट? तो आपको पता होगा ये है चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट। जी हाँ, कैट। और कैट के प्रतिपादक कौन है? आपको बताया गया है लियोपोल्ड बेलाग। और टैट एक है जिसमें आपको बताया गया थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, उसके मॉर्गन मोरे हैं। तो इनको कई बार आपको रिपीट किया गया और इम्पोर्टेंट भी है, आएगा भी आपकी परीक्षा में। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, बहुकारक सिद्धांत दिया है, ये आपको ध्यान देना है। एक है बहुकारक सिद्धांत, और एक है बहुबुद्धि सिद्धांत, और एक है आपका समूह कारक सिद्धांत। इन तीनों में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। हालांकि आपको यहाँ बहुबुद्धि लिखा है, मैंने बोल दिया बहुकारक। बहुबुद्धि सिद्धांत पूछा है आपसे, तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? होवर्ड गार्डनर का है। जी हाँ, होवर्ड गार्डनर का है। और बहुकारक पूछता तो थॉर्नडाइक का होता, और समूह कारक पूछता तो थर्स्टन का होता। और ये भाई क्या है? अरबी कैटल का कौन सा? ये है तरल ठोस सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें अंतर रखिएगा, अक्सर ही कन्फ्यूजन हो जाता है, और जल्दबाजी में शायद एक आध बार मैंने इसको उल्टा बता दिया था। तो आप यहाँ याद रखिएगा, बहुबुद्धि होवर्ड गार्डनर का है, अगर बहुकारक होता तो थॉर्नडाइक होता, और समूह कारक थर्स्टन का होता है। ये आप याद रखिएगा। अगला है, मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? मैंने इसको कई बार दिया है, तो ये है 14 संवेग बताए हैं किसने? मैकडूगल ने। और प्रत्येक संवेग की अपनी एक मूल प्रवृत्ति है, ये भी याद रखना है। सूझ का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो सूझ का सिद्धांत, जिसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, ये साहचर्यवाद से है कि संबंधवाद से है कि व्यवहारवाद से कि गैस्टाल्टवाद से? आपको याद होगा ये गैस्टाल्टवाद से है, गैस्टाल्टवाद। मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग ने नैतिकता के आधार पर बालक के विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था, और गैर परंपरागत नैतिक अवस्था या उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था कहा गया है। G एवं S कारक किससे संबंधित हैं? व्यक्तित्व से,
अभिप्रेरणा से, संवेग से, बुद्धि से। दोस्तों आपको पता है ये बुद्धि है, क्योंकि जी और एस कारक का उल्लेख स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में कहा है। तो द्विकारक सिद्धांत किसका? बुद्धि का सिद्धांत है, ये आपको याद रखना है, जो बहुत बार अब तक पूछा गया। तो जी का मतलब जनरल होता है, एस का मतलब स्पेसिफिक होता है। तो जनरल फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर का जो सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने दिया है, और ये किस में दिया है? बुद्धि के टॉपिक में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये भी बहुत बार पूछा गया, ये एक डेफिनेशन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड की है, कि आरबी कैटल की, कि स्किनर की, कि जीन पियाजे की? ये है गिलफोर्ड की परिभाषा है। अधिकार संवेग की मूल प्रवृत्ति बताइए। अधिकार एक संवेग है, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? हास, संग्रहण, दैन्य, रचना, धर्मिता, ये है संग्रहण, याद रखना है। अधिकार एक संवेग है जिसकी मूल प्रवृत्ति होती है संग्रहण। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, रॉस का है, कि क्रो एंड क्रो का, कि मैकडूगल का, कि वुडवर्थ का? ये वुडवर्थ की डेफिनेशन है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार किस अवस्था की विशेषता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार या इंद्रिय जनित गामक जो अवस्था है वो होती है शैशवावस्था, याद रखिएगा। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये किसने कहा है? बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये किसने कहा है? कॉलसेनिक ने, कि कोल एवं ब्रूस ने, कि स्टैनले हॉल ने, कि जर्शील ने? तो इसका आंसर है कॉल एवं ब्रूस ने कहा है ये बात। किस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। दोस्तों आपको पता होगा ये है विकास की दिशा का सिद्धांत, कि विकास एक दिशीय होता है जो सिर से पैर की ओर होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों 25 क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक अवस्था की उम्र सीमा होती है। दोस्तों मैंने बताया कि कोहलबर्ग ने 3 नैतिक अवस्थाएं बताई हैं, एक है पूर्व परंपरागत, फिर एक है परंपरागत, फिर है उत्तर परंपरागत। तो हमने दूसरे यानी परंपरागत के बारे में पूछा है। ये 4 से 10 है, कि 10 से 13, की 13 से 15, की 11 से 13। दोस्तों ये है 10 से 13 वर्ष, जी हाँ 10 से 13, ये है आपकी पूर्व परंपरागत 4 से 10। नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित करने की क्षमता बुद्धि है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है बुद्धि की। नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित करने की क्षमता बुद्धि है। किसका कथन है? वेबस्टर का है, कि बर्ड का है, कि स्टर्न का है, कि स्पीयरमैन का है? दोस्तों ये डेफिनेशन है स्टर्न की, जी हाँ स्टर्न की, काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि का मान होगा, जिसके अंदर जड़ बुद्धि हो उसका मान कितना होता है उस IQ का? 71 to 80, 71 से 80, 71 से कम, 90 से कम, 81 से 90। दोस्तों ये है 71 से कम, 71 से लेस देन 71 होगा तो वो जड़ बुद्धि के अंतर्गत आएगा। आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण था? वैयक्तिक भाषात्मक था, कि सामूहिक क्रियात्मक था, कि सामूहिक भाषात्मक था, कि वैयक्तिक क्रियात्मक था? दोस्तों बुद्धि परीक्षण के वर्गीकरण की बात करें तो मुख्य रूप से 2 होता है, एक तो वैयक्तिक और एक सामूहिक। वैयक्तिक का मतलब व्यक्तिगत रूप से एक एक बंदे का बुद्धि परीक्षण होगा, सामूहिक का मतलब समूह में। फिर वैयक्तिक को 2 भागों में बांटा गया है, भाषात्मक और क्रियात्मक। भाषात्मक होता है पढ़े लिखे या साक्षर लोगों के लिए, और क्रियात्मक होता है अनपढ़ लोगों के लिए। तो जो आर्मी अल्फा परीक्षण था ये सामूहिक था, लेकिन किसके लिए था? भाषात्मक था, जो सामूहिक रूप से था लेकिन पढ़े लिखे सैनिकों को सेलेक्ट करने के लिए था। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरक नहीं है? कहा है अर्जित प्रेरक नहीं है। आदत, रुचि, निद्रा, निंदा। दोस्तों आदत को हम अर्जित करते हैं, रुचि को भी अर्जित करते हैं, निद्रा को अर्जित नहीं करते हैं, निंदा भी अर्जित करते हैं। तो ये आपका निद्रा जो है नेचुरल है, ये आपका अर्जित नहीं की जाती है। एक छात्र की मानसिक आयु 15 वर्ष है एवं उसकी बुद्धि लब्धि 150 है, तो उसकी वास्तविक आयु बताइए। दोस्तों इसको हल किया जाएगा, आप इसको चाहे तो यहीं पे समझ लीजिए, मैं हल करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या दिया गया है? एक तो दिया गया है IQ का मान कितना दिया है? 150, जी हाँ 150। फिर क्या दिया गया है आपको? मानसिक आयु, जिसको यहाँ पे MA कहते हैं। MA का मान कितना है? 15 दिया हुआ है।
अब आपको निकालना है, आपको फार्मूला अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है क्या, कि जो IQ का फार्मूला होता है वो क्या होता है, MA इंटू सी ए, ये MA अपॉन सी ए इंटू 100 ये होता है। अब इसी में मान रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको दिख रहा होगा ये। अब इसी में आपको फॉर्मूला रख देना है, बस मान रख देना, आंसर आ जाएगा जो जो दिया गया है। सॉल्व करना है आपको, देखिए भाई सॉल्व कर देते हैं, आपको दिक्कत अगर है तो। मान रखते हैं भाई IQ का मान दिया है 150, आप सीधे इसको हल कर सकते हैं, इसको और सरल कर लीजिएगा तो ये आपका IQ इंटू सी आ जाएगा और इक्वल MA इंटू 100 आ जाएगा ये। तो हमें क्या चाहिए, हमें CA चाहिए, पूछा क्या है वास्तविक है, तो CA का मान निकालना है, तो CA का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन गया, MA इंटू 100 अपॉन IQ, ये हो जाता है दोस्तों। अब इसी पे रख लेना है आपको, तो आंसर आ जाएगा भाई। आंसर क्या करना है, MA का मान हमें दिया है, कितना दिया है, MA का मान दिया है 15, तो आपने यहाँ लिख दिया ऐसे 15 गुणे 100, ये MA इंटू 100 आ गया। अब अपॉन में IQ रखना है, यानी कितना 150, तो आप देख पा रहे हैं कि ये हो गया 1500 और ये हो गया 150, तो 0 0 कट जाएगा और 15 से 15 कट जाएगा, कितना आ गया 10, 10 आंसर आएगा 10। दोस्तों इस तरह से इसको हल कर लेते हैं, IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, तो ये काफ़ी इजी है। और जब आपसे ये CA पूछ लेने की ये अब क्रोनोलॉजिकल एज है तो फिर क्या हो जाएगा, MA इंटू 100 अपॉन IQ हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे ईजिली आ जाएगा। तो इस तरह का एक सवाल भी आएगा जिसको आपको हल करना होगा और जो बेहद आसान है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी सारे थे। इसी तरह से इसको देखते रहिए और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। अगले वीडियो में और बहुत सारी जानकारी होंगी, तब तक आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, गुड लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।